ठीक है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। मतलब जब भी हम किसी आम पुलिस केस या मर्डर इन्वेस्टिगेशन की बात सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? वही एक क्राइम सीन होता है, कुछ पुलिस वाले होते हैं, फोरेंसिक की टीम होती है। हाँ, गवाहों के बयान होते हैं बिल्कुल। और फिर एक चार्जशीट फाइल हो जाती है। सब कुछ एक बहुत ही तय कानूनी दायरे में चल रहा होता है, लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर किसी लोकल पुलिस जांच में अचानक दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों के खुफिया कैमरे इन्वॉल्व हो जाएं? ये तो बहुत ही अलग लेवल की बात हो गई। है ना? अंतरिक्ष में घूमते हुए मिलिट्री सैटेलाइट्स या समंदर के नीचे जो इंटरनेट केबल्स बिछे हैं, वहां से निकाला गया सीक्रेट डेटा अगर एक लोकल केस में इस्तेमाल होने लगे तो फिर वो सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं रह जाती है। एकदम सही। वो एक ऐसा ग्लोबल कूटनीतिक भूचाल बन जाती है जिसके झटके पूरी दुनिया की राजधानियों में महसूस किए जाते हैं। और जब ऐसा होता है तो अपराध और न्याय के बीच की जो सीधी लाइन होती है ना, वो पूरी तरह से धुंधली हो जाती है। मतलब ये एक जियोपॉलिटिकल चेस मैच बन जाता है। हाँ, जहां हर एक सुराग का इस्तेमाल किसी न किसी देश को कूटनीतिक मात देने के लिए किया जाने लगता है। और आज हमारे इस डीप डाइव का फोकस बिल्कुल यही चेस मैच है। हमारे सामने जो रिसर्च और आर्टिकल्स का स्टैक रखा है वो द 5 आइज एंड द न्यू इंडियन सॉवरेनिटी नाम की सोर्स सामग्री के इर्द गिर्द घूमता है। जी। ये सामग्री भारत और कनाडा के बीच चल रहे उस भारी विवाद का बहुत गहराई से विश्लेषण करती है। एक ऐसा विवाद जिसने ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक पूरा नया पन्ना खोल दिया है। बिल्कुल, एक नया अध्याय शुरू कर दिया। हाँ, लेकिन देखिए, इससे पहले कि हम इस कूटनीतिक भूल भुलैया में उतरें, एक बात साफ कर देना बहुत जरूरी है। हमारे सामने मौजूद पेपर्स में हत्या के प्लॉट, जासूसी के बड़े जाल और सरकारों पर बहुत ही गंभीर राजनीतिक आरोप शामिल हैं। ये सारे दावे अपने आप में पॉलिटिकल डायनामाइट है। एकदम, बहुत संवेदनशील मुद्दे हैं। तो हमारा मिशन यहाँ किसी जज या जूरी की तरह ये तय करना नहीं है कि भारत सही है या कनाडा और पश्चिमी देश सही है। राइट, हम कोई फैसला नहीं सुना रहे हैं। हम बस यहाँ उस बिसात को समझने आए हैं जो इन पेपर्स में बिछाई गई है, ताकि हम ये जो सत्ता का ग्लोबल शिफ्ट हो रहा है और इन दावों के पीछे की जो असल रणनीतियां हैं उनको डिकोड कर सकें। बहुत जरूरी है ये समझना। तो चलिए शुरू करते हैं। इन पेपर्स में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कैसे कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के एक बयान ने पूरी दुनिया का ध्यान एक ऐसी अदृश्य ताकत की तरफ खींच लिया जिसका नाम है 5 आइज। हाँ, 5 आइज। ये नाम इस पूरी कहानी का सबसे अहम और शायद सबसे खतरनाक हिस्सा है। खतरनाक? वो कैसे? देखिए, जब हम जासूसी या स्पाई नेटवर्क की बात करते हैं तो आमतौर पे लोगों के दिमाग में जेम्स बॉन्ड या कोई अंडरकवर एजेंट आता है। हाँ, जो चश्मा लगा के किसी का पीछा कर रहा हो। बिल्कुल, लेकिन ये जो 5 आइज है, ये इस तरह की ह्यूमन इंटेलिजेंस से बहुत बहुत आगे की चीज है। अच्छा। ये असल में अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा का एक बहुत ही एक्सक्लूसिव खुफिया गठबंधन है। ये दुनिया का सबसे बड़ा सिग्नल्स इंटेलिजेंस या जिसे सिगेंट कहते हैं उसका नेटवर्क है। सिग्नल्स इंटेलिजेंस मतलब ये लोग फील्ड में जासूस नहीं भेजते, बल्कि हमारे और आपके इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को इंटरसेप्ट करते हैं। एकदम सही पकड़ा आपने। इसे ऐसे समझिए कि आज दुनिया भर का 95% से ज्यादा इंटरनेट ट्रैफिक और जो कम्युनिकेशन है वो समंदर के नीचे बिछे फाइबर ऑप्टिक केबल्स के जरिए होता है। अंडरसी केबल्स। हाँ, 5 आइज ने दशकों से इन केबल्स, ग्लोबल सैटेलाइट नेटवर्क और सर्वर चोक पॉइंट्स पर अपनी बहुत मजबूत पकड़ बना रखी है। वाओ! आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर कोई एन्क्रिप्टेड कॉल कर रहे हो या कोई सीक्रेट ईमेल भेज रहे हो, हाँ, अगर वो डेटा इन 5 देशों के रडार या सिस्टम से गुजरता है तो वे उसे मॉनिटर कर सकते हैं, इंटरसेप्ट कर सकते हैं और डिकोड भी कर सकते हैं। माय गॉड! ये एक ऐसा डिजिटल ड्रैगनेट है, मतलब एक ऐसा जाल है जिससे बचना लगभग नामुमकिन है। ये तो बहुत ही डरावने स्तर की निगरानी है। मतलब हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन यहाँ मुझे एक बात खटकती है। क्या? अगर मैं सही हूँ तो ये 5 आइज वाला जो गठबंधन है, ये तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद बना था ना? मुख्य रूप से शीत युद्ध या कोल्ड वॉर के दौरान सोवियत संघ की पनडुब्बियों पर नजर रखने के लिए। हाँ, इसका इतिहास वहीं से शुरू होता है। और बाद में इसका इस्तेमाल अल कायदा जैसे ग्लोबल टेरर नेटवर्क्स को ट्रैक करने के लिए हुआ। बिल्कुल सही। तो फिर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि एक ग्लोबल सुपर पावर इंटेलिजेंस मशीनरी का डेटा
कनाडा के एक लोकल मोहल्ले में हुई एक अलगाववादी नेता के केस में कैसे इस्तेमाल हो रहा है? क्या ये ऐसा है जैसे किसी मोहल्ले की लड़ाई में अचानक दुनिया के सबसे बड़े और हाईटेक सर्वेलेंस कैमरों का डेटा इस्तेमाल किया जाने लगे? यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यही तो वो सवाल है जो इस पूरे मामले को एक रूटीन इन्वेस्टिगेशन से निकालकर ग्लोबल पावर प्ले में बदल देता है। अच्छा। इन पेपर्स में एक बहुत ही दिलचस्प विश्लेषण है। सवाल ये उठाया गया है कि क्या इस विशाल मशीनरी का इस्तेमाल अब आतंकवाद या किसी मिलिट्री खतरे को रोकने के लिए हो रहा है, या फिर क्या? या फिर इसका इस्तेमाल एक उभरती हुई लोकतांत्रिक शक्ति यानी भारत पर दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है। ओहो, मतलब ये ऐसा है जैसे मान लीजिए एक बहुत ही प्राइवेट एलीट कंट्री क्लब है। बढ़िया एनालॉजी है। इस क्लब के कुछ पुराने सदस्य हैं जो दशकों से वहां के नियम तय करते आए हैं और फाइव आइज उनके बाउंसर्स की तरह काम कर रहा है। बिल्कुल। अब भारत एक नया अमीर और ताकतवर सदस्य बनकर उस क्लब में आ रहा है जो सर्विस गेट से एंट्री लेने के बजाय मेन गेट से आना चाहता है और अपने नियम खुद तय करना चाहता है। हाँ, तो क्या पुराने सदस्य अपने उन बाउंसर्स का इस्तेमाल इस नए सदस्य को उसकी औकात याद दिलाने के लिए कर रहे हैं? ये एनालॉजी काफी हद तक इस सिचुएशन पर एकदम फिट बैठती है। इन पेपर्स का भी यही तर्क है कि कनाडा के जो आरोप है उन्हें महज एक देश की शिकायत नहीं माना जा सकता। जब कनाडा की संसद में ये बयान दिया गया तो उसके पीछे इस फाइव आइज के साझा खुफिया तंत्र का वजन था। मतलब वो अकेले नहीं बोल रहे थे? बिल्कुल नहीं। ये एक तरह का कूटनीतिक शो ऑफ था। ये दिखाने के लिए कि पश्चिमी ब्लॉक एक साथ खड़ा है और उनके पास हर चीज की जानकारी है। लेकिन अगर कनाडा और पश्चिमी ब्लॉक के पास इतना बड़ा जासूसी नेटवर्क और इतना भारी कूटनीतिक दबदबा था तो उन्हें लगा होगा कि भारत इस दबाव में आके बैकफुट पर आ जाएगा। अमूमन ऐसा ही होता है अंतर्राष्ट्रीय मामलों में। हाँ, देश अक्सर चुपचाप एक जांच कमेटी बना देते हैं, मामले को शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ जो हुआ उसने तो सबको चौंका दिया। हाँ, और यहीं से अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के पुराने नियम टूटते हुए दिखाई देते हैं। हमारे पास मौजूद रिसर्च के अनुसार भारत ने रक्षात्मक होने के बजाय सीधा और बेहद आक्रामक रुख अपनाया। बहुत ही अग्रेसिव रिस्पॉन्स था। भारत ने सीधा पलटवार किया और पूछा कि सबूत कहाँ है। हाँ, उन्होंने कहा एविडेंस टेबल पर लाओ। भारत का साफ कहना था कि कनाडा जो भी दावे कर रहा है वो किसी ठोस इंटेलिजेंस पर नहीं बल्कि कनाडा की अपनी घरेलू राजनीति और एक खास वोट बैंक की मजबूरियों पर आधारित है। बिल्कुल। मैं यहाँ थोड़ा गहराई में जाना चाहती हूँ। एक देश का प्रधानमंत्री महज एक वोट बैंक के लिए इतना बड़ा अंतर्राष्ट्रीय बखेड़ा क्यों खड़ा करेगा? इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है? इसे समझने के लिए हमें कनाडा के डोमेस्टिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को थोड़ा देखना होगा। ओके। रिसर्च पेपर्स समझाते हैं कि जब किसी देश में अल्पमत की सरकार होती है यानी माइनॉरिटी गवर्नमेंट होती है तो प्रधानमंत्री को सत्ता में बने रहने के लिए कुछ खास छोटे राजनीतिक दलों और गुटों के समर्थन की लगातार जरूरत पड़ती है। हाँ, मतलब सरकार गिराने का डर हमेशा रहता है। बिल्कुल। और जब वे छोटे गुट किसी खास डायस्पोरा या कम्युनिटी का प्रतिनिधित्व करते हैं तो उनकी स्थानीय मांगें अचानक से देश की विदेश नीति पर हावी होने लगती हैं। ओह, मैं समझ रही हूँ। भारत का यही तर्क है कि कनाडा की सरकार अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए इन अलगाववादी तत्वों पर कार्रवाई करने से बच रही है और अपनी जनता का ध्यान भटकाने के लिए भारत पर बिना सबूत आरोप लगा रही है। एकदम सही। लेकिन चलिए एक पल के लिए मानते हैं कि भारत का गुस्सा जायज है, फिर भी भारत की प्रतिक्रिया बहुत ही एक्सट्रीम थी। एक्सट्रीम कैसे? मतलब भारत ने सीधे तौर पर 41 कनाडाई राजनयिकों को देश छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया, वीजा सेवाएं तक सस्पेंड कर दी। हाँ, ये एक बहुत बड़ा कदम था। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में आप कितना भी नाराज हों, आप आमतौर पर बातचीत के दरवाजे खुले रखते हैं। आप ऐसा कुछ नहीं करते जिससे पश्चिमी निवेशकों में डर फैले या आपके इकोनॉमिक राइज पर असर पड़े। तो अक्सर ऐसे अंतर्राष्ट्रीय दबावों में देश कूटनीतिक नरमी दिखाते हैं, लेकिन सीधी राजनयिकों को निकाल देना, क्या ये एक सोची समझी रणनीति है? क्या भारत ने जोश में आकर अपनी ही इमेज खतरे में नहीं डाल दी? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है और कई पश्चिमी विश्लेषकों ने भी ठीक यही बात उठाई थी। लेकिन इस सामग्री में मौजूद जो जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं वो इसे एक कैलकुलेटेड रिस्क और एक गहरी रणनीति मानते हैं। कैसे? ये रिस्क भारत के हक में कैसे काम करता है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में डिटेरेंस यानी खौफ या प्रतिरोधक क्षमता बहुत मायने रखती है। भारत एक स्पष्ट संदेश देना चाहता था। कैसा संदेश? अगर आप एक सॉफ्ट स्टेट बने रहते हैं
जो हर दबाव के आगे झुक जाता है या कमिटियां बनाकर मामले को ठंडे बस्ते में डाल देता है, तो आप हमेशा शिकार बने रहेंगे। लोग आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेंगे। बिल्कुल। राजनयिकों को निकालकर और कूटनीतिक पैरिटी की मांग करके भारत ने एक बहुत गहरी लकीर खींच दी। मतलब भारत ने ये साफ कर दिया कि अब वो पुराने तरीके से रिएक्ट नहीं करेगा। हाँ, ये ग्लोबल साउथ की एक नई आवाज है। भारत ने यह स्थापित किया कि अगर आप बिना सबूत के हम पर आरोप लगाएंगे और हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े अलगाववादियों को पनाह देंगे, तो आपको उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, चाहे आप फाइव आइज का ही हिस्सा क्यों ना हो। बिल्कुल। और जहां तक आपने आर्थिक निवेश की बात की, तो कैपिटल यानी पैसा हमेशा ग्रोथ को फॉलो करता है, कूटनीतिक शिष्टाचार को नहीं। ये बहुत दिलचस्प पॉइंट है। अगर आपकी आमदनी मजबूत है और आपके पास एक बहुत बड़ा बाजार है, तो इन्वेस्टर छोटी मोटी कूटनीतिक तनातनी के कारण वापस नहीं जाते। भारत इस बात को बहुत अच्छी तरह समझता है। ये तो बहुत ही दिलचस्प है कि कैसे एक आक्रामक कदम को एक नई कूटनीतिक ढाल बना दिया गया। हाँ, लेकिन इस सिक्के का दूसरा पहलू भी तो है। बिल्कुल। हमें ये भी देखना होगा कि पश्चिमी ब्लॉक इस पूरे विवाद को किस नजरिए से देख रहा है। बिल्कुल, दोनों पक्ष समझना जरूरी है। पश्चिमी देशों का सबसे बड़ा तर्क सोवरेनिटी या संप्रभुता का है। उनका कहना है कि उनकी जमीन पर किसी दूसरे देश का ऑपरेशन उनके लोकतांत्रिक ढांचे और संप्रभुता पर सीधा हमला है। हाँ, कनाडा, अमेरिका और फाइव आइज के अन्य देशों का कोर आर्गुमेंट यही है कि दुनिया को एक रूल्स बेस्ड ऑर्डर यानी नियमाधारित व्यवस्था से चलना चाहिए। उनका कहना है कि आप हमारे देश में आकर एक्स्ट्रा जुडिशियल यानी कानून के दायरे से बाहर जाकर कोई काम नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ एक अजीब सा दोहरा मापदंड या डबल स्टैंडर्ड भी तो नजर आता है। वो कैसे? जब पश्चिमी देश अपनी संप्रभुता की बात करते हैं तो वे दुनिया का सबसे बड़ा सर्वेलेंस नेटवर्क एक्टिवेट कर देते हैं और इसे लोकतंत्र की रक्षा बताते हैं। लेकिन जब भारत लगातार ये सबूत सौंपता है कि पश्चिमी देशों की जमीन पर बैठकर कुछ लोग भारत की संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ खुलेआम हिंसा की साजिश रच रहे हैं, तो उसे फ्रीडम ऑफ स्पीच या अभिव्यक्ति की आजादी का चोगा पहना दिया जाता है। सही पॉइंट है। ये तो वही बात हुई ना कि आपके नियम अलग हैं और हमारे नियम अलग। और यही वो असली वैचारिक टकराव है जिस पर हमारे आज के रिसर्च पेपर्स सबसे ज्यादा जोर देते हैं। अच्छा, रूल्स बेस्ड ऑर्डर सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन विकासशील देशों का हमेशा से ये सवाल रहा है कि ये रूल्स बनाता कौन है। हाँ, और क्या ये रूल्स सबके लिए समान रूप से लागू होते हैं? पेपर्स में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि पश्चिमी देशों के इस तथाकथित समर्थन और संप्रभुता के दावों के पीछे असल में एक बहुत गहरा भू राजनीतिक डर छिपा है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? वेट, डर। पश्चिमी देशों को किस बात का डर सता रहा है? इससे एक बहुत अहम सवाल खड़ा होता है। क्या उन्हें लगता है कि भारत उनका व्यापार छीन लेगा या उनकी सैन्य ताकत को चुनौती देगा? व्यापार या सेना से ज्यादा ये डर इन्फ्लुएंस यानी प्रभाव छिन जाने का है। प्रभाव। दशकों से दुनिया की नीतियां वॉशिंगटन, लंदन या पेरिस से तय होती आई हैं, लेकिन अब अगर भारत ग्लोबल साउथ का एक स्वतंत्र और निर्विवाद नेता बन जाता है तो पश्चिमी देशों का वो एकाधिकार हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और ग्लोबल साउथ में तो एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के दर्जनों देश शामिल हैं। बिल्कुल। पश्चिमी देश इस बात से डरे हुए हैं कि भारत न केवल अपने लिए बल्कि इन तमाम छोटे देशों के लिए भी वैश्विक मंचों पर पश्चिमी ताकतों के सामने एक मजबूत आवाज बन रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जो पूरा विवाद है, जिसे हम सतह पर एक मर्डर या एक पुलिस जांच के रूप में देख रहे हैं, वो असल में ग्लोबल हेजेमनी और दुनिया को कंट्रोल करने की लड़ाई है। एकदम 100% सच। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अगर हम इन पेपर्स के सबसे सस्पेंस भरे हिस्से पर आएं तो ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि ये विवाद शून्य में नहीं पनपा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कोई अचानक हुई घटना नहीं है। इसके पीछे हाल ही की कुछ बहुत ही बड़ी वैश्विक घटनाएं हैं जिन्होंने इस बारूद को इकट्ठा किया, और ट्रूडो के बयान ने बस एक माचिस का काम किया। बिल्कुल सही कहा आपने। कोई भी बड़ा कूटनीतिक विवाद अचानक नहीं होता। इसकी पृष्ठभूमि काफी समय से तैयार हो रही थी। और पेपर्स में इसका सबसे बड़ा कारण भारत की G20 अध्यक्षता और उसकी भारी सफलता को माना गया है। ओह, G20, वो सम्मेलन वाकई एक टर्निंग पॉइंट था। याद है कैसे सम्मेलन से पहले पश्चिमी मीडिया में ये बात लगभग तय मान ली गई थी कि इस बार कोई साझा घोषणा पत्र पास ही नहीं हो पाएगा। हाँ, क्योंकि दुनिया रूस और पश्चिमी देशों के बीच बुरी तरह बटी हुई थी। सब लोग यही कह रहे थे कि मीटिंग फेल हो जाएगी। लेकिन भारत ने अपनी कूटनीति से न केवल सभी देशों को एक मेज पर बैठाया,
बल्कि 100% सहमति के साथ एक डिक्लेरेशन भी पारित करवा लिया। वाओ! भारत ने पश्चिमी देशों को भी अपनी भाषा में कुछ नरमी बरतने पर मजबूर किया और रूस और चीन को भी समझौते पर राजी किया। और भारत ने ये सब ग्लोबल साउथ के हितों को आगे रखकर किया। बिल्कुल। उसने अफ्रीकन यूनियन को G20 का स्थायी सदस्य बनवा दिया। इस सफलता ने रातों रात ये साबित कर दिया कि भारत ग्लोबल एजेंडा सेट करने की ताकत रखता है। हाँ। और मुझे लगता है कि इसी के साथ रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत का जो रुख रहा, उसने भी पश्चिमी देशों को बहुत असहज किया है। करेक्ट। ये एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। जब यूक्रेन पर हमला हुआ तो पश्चिमी ब्लॉक ने रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए, सैंक्शंस लगा दिए। हाँ, उन्हें पूरी उम्मीद थी कि भारत, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, वो इन प्रतिबंधों का समर्थन करेगा और रूस की कड़ी निंदा करेगा। लेकिन भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दी। बिल्कुल। भारत ने न सिर्फ रूस की एक तरफा निंदा करने से इनकार किया, बल्कि भारी डिस्काउंट पर रूसी तेल भी खरीदा, जिससे भारत में पेट्रोल के दाम नियंत्रण में रहे। और जब पश्चिमी देशों ने दबाव डाला तो भारत के विदेश मंत्री ने खुले मंच से कह दिया कि यूरोप की समस्याएं दुनिया की समस्याएं नहीं हैं। हाँ, वो क्लिप तो बहुत वायरल हुई थी। ये अपने आप में एक बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट था और यहीं से पश्चिमी देशों को ये एहसास हुआ कि भारत अब एक ऐसा देश नहीं है जिसे डरा धमकाकर या दबाव डालकर अपने खेमे में लाया जा सके। पेपर्स में एक बहुत ही सटीक विश्लेषण दिया गया है कि पश्चिमी देश और विशेष रूप से अमेरिका इंडो पैसिफिक रीजन में चीन को काउंटर करने के लिए भारत को अपना एक रणनीतिक साझेदार मानते हैं। रणनीतिक साझेदार, हाँ। लेकिन वे अंदर ही अंदर भारत को एक आज्ञाकारी दोस्त के रूप में देखना चाहते हैं। आज्ञाकारी दोस्त मतलब ओबीडियंट फ्रेंड, ये शब्द अपने आप में पूरी कहानी बयां कर देता है। बिल्कुल। मतलब पश्चिमी देश चाहते हैं कि एक ऐसा ताकतवर दोस्त हो जो चीन से तो लड़े, लेकिन चले हमारे इशारों पर। हाँ, उनकी स्क्रिप्ट के हिसाब से। जब हम रूस पर प्रतिबंध लगाएं तो वो भी लगा दे, जब हम कोई कूटनीतिक लाइन खींचें तो वो चुपचाप उस लाइन के पीछे खड़ा हो जाए। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वो किसी गुट या कैंप का हिस्सा नहीं बनेगा। भारत अपने आप में एक स्वतंत्र ध्रुव यानी पोल बनना चाहता है। और जब पश्चिमी देशों को लगा कि ये नया मोहरा उनके हिसाब से नहीं चल रहा है, तो इन पेपर्स का तर्क यह है कि फाइव आइज के इंटेलिजेंस और कनाडाई आरोपों का इस्तेमाल भारत पर दबाव बनाने के लिए किया गया। ओहो। उसे डिफेंसिव करने और उसे ये याद दिलाने के लिए किया गया कि हम अभी भी तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए लाइन में रहो। ये तो सच में जियोपॉलिटिक्स का एक बहुत ही निर्मम और क्लासिक उदाहरण है, जहां इंटेलिजेंस शेयरिंग और संप्रभुता जैसे भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल सिर्फ अपने भू राजनीतिक हितों को साधने के लिए किया जा रहा है। ये पूरी तरह से एक पावर शिफ्ट की रस्साकशी है। हाँ। ये लड़ाई पुराने वर्ल्ड ऑर्डर, जहां सत्ता वॉशिंगटन और लंदन के इर्द गिर्द घूमती थी, और एक नए मल्टीपोलर विश्व के बीच की है, जहां भारत और ग्लोबल साउथ के अन्य देश अपना जायज हक मांग रहे हैं। दुनिया एक भारी संक्रमण काल से गुजर रही है और इस तरह के कूटनीतिक झटके उस ट्रांजिशन के साइड इफेक्ट्स हैं। तो अगर हम इस पूरी चर्चा के धागों को एक साथ पिरोएं तो तस्वीर बहुत साफ हो जाती है। बिल्कुल। जो विवाद अखबारों के पहले पन्ने पर एक साधारण हत्या के आरोप या वीजा कैंसिल होने की खबर की तरह शुरू हुआ था, उसके तार असल में बहुत गहराई तक जुड़े हैं। जी। हमने देखा कि कैसे फाइव आइज जैसा एक डिजिटल ड्रैगनेट जो सोवियत संघ के लिए बना था, आज ग्लोबल साउथ की उभरती ताकतों पर नजर रखने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। हमने समझा कि कैसे कनाडा की डोमेस्टिक अल्पसंख्यक राजनीति एक देश की विदेश नीति को हाईजैक कर सकती है। हमने इस बात का विश्लेषण किया कि कैसे भारत ने अपने डिफेंसिव खोल से बाहर निकलकर पश्चिमी देशों की आंखों में आंखें डालना शुरू कर दिया है। एकदम सही। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमने ये जाना कि संप्रभुता और रूल्स बेस्ड ऑर्डर के नारों के पीछे असल में दुनिया पर अपना वर्चस्व बनाए रखने का पश्चिमी देशों का पुराना खौफ छिपा है। ये सारांश बिल्कुल सटीक है। ग्लोबल पॉलिटिक्स में कुछ भी आइसोलेशन में नहीं होता। एक छोटी सी घटना के पीछे भी सालों का कूटनीतिक तनाव और सत्ता का संघर्ष काम कर रहा होता है। बिल्कुल। सुनने वालों के लिए ये समझना जरूरी है कि हम हर दिन अपने फोन पर नोटिफिकेशंस देखते हैं कि इस देश ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया, उस देश ने अपने राजनयिक वापस बुला लिए। हाँ, रोज की खबरें। लेकिन आज की इस डीप डाइव के बाद ये स्पष्ट है कि न्यूज हेडलाइंस के पीछे हमेशा एक बहुत बड़ा अनदेखा ग्लोबल गेम चल रहा होता है। जानकारी को कंज्यूम करते समय हमेशा एक कदम पीछे हटकर ये सोचना चाहिए कि कौन सा देश किस नैरेटिव को क्यों पुश कर रहा है, उस नैरेटिव से उसे क्या फायदा हो रहा है। और वो डेटा या खुफिया जानकारी असल में कहाँ से आ रही है। हाँ,
सतह के नीचे का जो सच है वही दुनिया को चलाता है। एकदम सही कहा। कूटनीति के शतरंज में मोहरे क्या कर रहे हैं, इससे ज्यादा ये देखना जरूरी होता है कि चाल कौन चल रहा है और बोर्ड किसके हाथ में है। हमने इस चर्चा की शुरुआत इस बात से की थी कि कैसे एक पुलिस इन्वेस्टिगेशन में दुनिया के सबसे बड़े सैटेलाइट और सर्वेलेंस नेटवर्क की एंट्री हुई। जी। इस पूरी कहानी ने हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आज की दुनिया में तकनीक, जासूसी और संप्रभुता एक दूसरे से कितनी गहराई से उलझे हुए हैं। लेकिन इन सारे पेपर्स और आर्टिकल्स को डिकोड करने के बाद एक विचार है जो मेरे दिमाग में बार बार आ रहा है। वह विचार क्या है? देखिए, अगर आज फाइव आइज जैसे पुराने पश्चिमी देशों के एक्सक्लूसिव इंटेलिजेंस नेटवर्क का इस्तेमाल भारत जैसी उभरती हुई ताकतों पर कूटनीतिक दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है, उन्हें आज्ञाकारी बनाए रखने के लिए किया जा रहा है, तो क्या आने वाले कल में ऐसा नहीं होगा कि ग्लोबल साउथ के देश भी जाग जाएं? बहुत मुमकिन है। क्या अपनी संप्रभुता, अपने डेटा और अपने स्वतंत्र निर्णयों को इन पुराने बाउंसर से बचाने के लिए दुनिया के विकासशील ताकतों को अपना खुद का कोई समानांतर नया खुफिया और जासूसी नेटवर्क नहीं बनाना पड़ेगा? क्या हम भविष्य में ब्रिक्स आइज या ग्लोबल साउथ के किसी ऐसे ही नए इंटेलिजेंस अलायंस को बनते हुए देखेंगे? क्योंकि अगर 21वीं सदी में दुनिया सच में बहुध्रुवीय हो रही है, तो शायद असली आजादी और असली सुरक्षा का रास्ता खुद के ऐसे ही किसी ताकतवर डिजिटल ड्रैगनेट से होकर ही गुजरेगा। ये तो बहुत ही गहरा सवाल है, और एक ऐसा सवाल है जो आने वाले दशकों की वैश्विक राजनीति की दिशा तय कर सकता है। इस विचार के साथ आज की इस डीप डाइव को हम यहीं रोकते हैं। सोचने के लिए बहुत कुछ है।